अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, 6 सितंबर का आज वो दिन है जिसको कोमेमोरेट किया जाता है पाकिस्तान की उस अजीम डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पर जो कि हमने देखी 1965 की जंग के अंदर, जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भारत हमला आवर हो चुका था और पाकिस्तान ने अपने से कई बड़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनने का एक सबूत पेश किया। और शहादतों और कुर्बानियों की एक लंबी फहरिस्त है और मुख्तलिफ़ रीजन्स अगर पाकिस्तान के बात किए जाएँ तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का दिफा करना और भारत की तरफ से हमला आवर हो जाने के बावजूद एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी बेतहाशा कुर्बानियाँ दी गई और पाकिस्तान ने यह मिसाल कायम की कि हमारा जो डिफेंस है वो नाकाबिल तस्खीर है। तो इसी की मेमोरी में डिफेंस डे मनाया जाता है हर साल 6 सितंबर को, ताकि उन शहदा को, उन कुर्बानियों को हम याद कर सकें। तो इसी पर आज बात होगी और बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा ख़ान साहब मौजूद हैं। खान साहब बताइएगा, आप अगर हम बात करें 6 सितंबर के वाक़े की, तो जो जंग सितंबर थी, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने लीड किया इस बड़ी जंग को? और कश्मीर का मसला उस वक्त भी एक बोन ऑफ कंटेंशन था। तो कहा यह जाता है कि उस वक्त भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, वो भी शुरू से एक जारहाना पॉलिसी को कंटिन्यू करने की बात करते थे कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का जो पर्पज़ है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो कौन से फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट किया इस वॉर के आगाज़ को, और पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज यौम दिफाए पाकिस्तान और यौम शुहदाए पाकिस्तान और आज के दिन हम पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली पर जाने कुर्बान करने वाले तमाम शुहदा को याद करते हैं। इसमें 1947 में जो 10 लाख अफराद शहीद हुए थे जी। पाकिस्तान बनाने में, वो सर फहरिस्त हैं। इनमें 1948 में कश्मीर के जंग के शुहदा शामिल है, 1965 1971 के शुहदा शामिल है। अफगानिस्तान पर जब सोवियत यूनियन का कब्जा हुआ था और बाद में अमेरिका ने उसके ऊपर 20 साल तक कब्जा रखा, उसकी वजह से पाकिस्तान जो दहशत गर्दी का निशाना बना, और उससे जिन लोगों ने, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों चाहे सिविलियंस हों, उन्होंने अपने जान के नजराने पेश किए, उनको हम सलाम पेश करते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनके ऊपर हम फख्र करते हैं। साथ साथ कारगिल के मार्के में जो लोग शहीद हुए हैं उन सबको हम याद करते हैं। और इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कायद आज़म के दिए हुए फरमान जी। को हमेशा से याद रखा, उसको जिंदा रखा। तो कायद बिल्कुल। आज़म ने फरमाया था कि हमने तो आज़ादी की जंग जीत ली है, लेकिन इस आज़ादी को की बका के लिए हम्म। हमें मजीद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हमें मजीद कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने उसका एक बहुत ही आसान जो है वो मोटो में उन्होंने दिया कि अगर इत्तेहाद, कौमी यकजहती, तंजीम, ईमान और फर्ज शनासी से पाकिस्तान के अवाम और लीडर्स काम करेंगे हम्म। तो पाकिस्तान हर किस्म के खतरात से और चैलेंज से निमटने के लिए जो है वो तैयार होगा और इंशाल्लाह जी। आगे बढ़ेगा। अब बिल्कुल। बात आपने की 1965 के वॉर की। जी। देखिए, 65 में जो अददी बर्तरी थी इंडिया की, वो पाकिस्तान आर्मी के लिहाज से वो 3.5 गुना से ज्यादा थे हमसे, एयरफोर्स में 5 गुना ज्यादा थे, बिल्कुल। नेवी में कोई तकरीबन 8 गुना ज्यादा थे। लेकिन हमने उनकी जारहियत को पसपा किया, उसको शिकस्त दी। आपने जिक्र किया कश्मीर का, तो हम्म। 1964 में नेहरू ने और उनके साथियों ने कश्मीर के अंदर ऐसे कोई जिनको वो रिफॉर्म्स कहते थे, हम्म। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की कोशिश की जो कि उस वक्त कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं थे। हम्म। और उन्होंने बगावत का अलम बुलंद किया और उसके खिलाफ जद्दोजहद शुरू की। बिल्कुल सर, इस पर उसका जो मज़ीद है, बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा इस मार्शल आबिद राव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तलत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आपकी डिस्टिंक्शन ये है कि 1965 की वॉर का आप हिस्सा भी रह चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने उस वक्त क्या देखा, और भारत की तरफ से जिस तरह बताया गया कि 3 गुना बड़ी फोर्सेज इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमलावर हो चुकी थी, तो क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे जो आप याद करवा सकते हैं हमें? आपको पता है मैं ईनी ऑफिसर हूँ और मैं वहाँ जो चबंदा सेक्टर था और जो सियालकोट का सेक्टर था उसमें बेइंतहा टैंक वॉरफेयर हुई थी। और उसमें 100 से टैंक्स जो थे
इंडिया के डिसेबल हुए थे। तो हमारी ये कोशिश थी कि जो टैंक डिसेबल हुए हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तानी साइड पर हैं उनको पाकिस्तान की तरफ खींचा जाए ताकि वो फिर इंडिया वापस ले जाकर अपनी उसको इस्तेमाल ना करे। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कदर संगीन फिरोशत जंग भी थी दो महाज से। एक तो आपको पता है लाहौर में जिस तरीके से इंडियंस ने कोशिश की कि उस पर कब्जा किया जाए और वो फ्रंट था, उसके अलावा दूसरा फ्रंट ये था। और तो मेरे ख्याल में जो 65 की जंग थी वो पाकिस्तान के, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, फौज ने जिस किस्म की कुर्बानियाँ दी और जिस किस्म से अपनी पेशा वराना सलाहियत, ख़ास तौर से जो यंग ऑफिसर्स थे और जवान थे जिन्होंने अपना कंडक्ट दिखाया और गैर मामूली बहादुरी दिखाई और प्रोफेशनल सलाहियत दिखाई, वो उसकी वजह से पाकिस्तान तलत साहब जो रन ऑफ कुछ का जो महाज था वहाँ पर पाकिस्तान को एक खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, वहाँ पर जो विक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी, तो उसका रोल क्या रहा मोमेंटम को और मोराल को बूस्ट करने के लिए? जी, हर जगह जहाँ भी विक्ट्री हुई और जैसे आपने सही फरमाया वहाँ भी उसकी वजह से भी बड़ा एक लिहाज से ये पाकिस्तान को और एतमाद आया कि हम हर लिहाज से इंडिया के इस वक्त मोराल के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज से, और हालांकि हमारी, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारी इक्विपमेंट उनसे बहुत कम थी और जाहिर है उनकी फौज हमसे बहुत ज़्यादा है, 3 गुना या बाज़ जगहों पे 5 गुना, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये था कि आपको पता है कि बॉर्डर जो है पाकिस्तान का इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, तो पाकिस्तान को इसको दिफा करने में इतनी दुश्वारी नहीं हुई जैसे कि होती अगर पाकिस्तान की न्यूमेरिकल यानी कमी थी वो ज़्यादा महसूस इस वजह से भी नहीं है। तो सबसे पहले अहम चीज़ ये थी कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी बहादुरी, उनका जो फीलिंग ऑफ ईसार था कि इतना ज़्यादा कुर्बानियों के लिए तैयार थे। ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिनकी बिना पर आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जैसे मुल्क जो कि उससे बहुत बड़ा है और उसके इरादे जो थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे और उसकी तैयारी भी बहुत पाकिस्तान से ज़्यादा थी और जिस तरीके से उसने अटैक किया था उसको नाकाम किया। ठीक है, आबिद राव साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम जानते हैं कि नेहरू साहब ने पार्टीशन के फ़ौरन बाद कश्मीर के लाल चौक में खड़े होकर वादा किया था कि यहाँ प्लेबिसिट करवाया जाएगा, रायशुमारी करवाई जाएगी, क्या कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ जाना या हिंदुस्तान के साथ, लेकिन बाद में यू टर्न लिया। तो आपको लगता है कि नेहरू की जो ये पॉलिसी थी, जो वादा खिलाफी थी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना इस वॉर को इनिशिएट करने में? 55 करोड़ रुपया स्टेट बैंक में देना था, वो नहीं दिया, तो ये उसकी सारी वो बातें थी जिसमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना था और ऐसा कि हम ना कश्मीर पे जंग कर सकें, ना कश्मीर की डिमांड कर सकें और अपनी कमज़ोरी और उसकी बर्तरी के बायस इसको छोड़ दें। बहरहाल ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। ये 75 साल से उनका ये रहा है कि वो एक बात कह के मुकर जाते हैं और उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं। 65 वॉर का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये जंग जिस तरह लड़ी गई उसमें पाकिस्तान को, अगर आप रिजल्टेंट अब देखें, एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक है हम कम हैं तादाद में, मिलिट्री इक्विपमेंट कम है हमारे पास, लेकिन हमें सर्वाइवल का जज्बा उनसे ज्यादा है। हम कुछ भी हो जाएगा, हिंदुस्तान को ये पाकिस्तान से इस किस्म की बर्तरी नहीं हासिल होने देंगे। और ये डे 1 से ये उस कॉन्फ्लिक्ट का, एक्चुअली एयरफोर्स की जंग तो 1 सितंबर से शुरू हो चुकी थी। हमने सरताज रफीकी ने और इम्तियाज भट्टी ने उनके 4 जहाज गिराए, वो 4 आए थे एरिया रेकी के लिए, उन 4 को मार गिराया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उस टाइप के सारे जहाज जो थे ना अपने थिएटर से निकाल दिए। उनको 6 सितंबर से पहले अंदाजा हो गया था कि ये वाले जहाज पाकिस्तानी जहाजों के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। और आबिद साहब, एरियल बैटल के अंदर भी आप लोग मैसिवली आउट नंबर्ड थे। जी, हम लोग एक्चुअली रेशो हमारा 1:3 का था। अच्छा, जहाजों के हमारे स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, जहाज हमारे पुराने भी थे, बिकॉज की कोरिया वॉर से जो जहाज जंग लड़के आए थे वो अमेरिका ने हमें दिए थे। जी। तो हमारे पास, लेकिन उनको फिर इस तरह इस्तेमाल किया। फिर हमारे कमांडर जैसे नूर खान साहब थे, वो सदियों में को पैदा होता है, उसने जिस तरह एयरफोर्स को लड़वाया
कि C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके मैन्युफैक्चरर के वहमो गुमान में नहीं होगा, उसमें भी बॉम्ब्स डाल के क्लोज स्पोर्ट के मिशन किए, उनके एक एयरफील्ड पे अटैक करवाया। सही। तो जब दुश्मन इतना ज्यादा सरप्राइज होगा तो उसको फिर नताइज वैसे मिलेंगे। अच्छा, उस अब 65 वॉर में अगर आप डिफरेंट फेजेस देखें, 6 सितंबर को हमने एयरफील्ड स्ट्राइक की पठानकोट पे, उनके खड़े खड़े 14 जहाज आपके, जिसमें MiG-21 भी शामिल थे। जी जी। वो एक स्ट्राइक में एक स्क्वाड्रन के 8 जहाजों ने सक्सेसफुली अटेम्प्ट की। उस स्क्वाड्रन ने फिर लाहौर पे उनकी ये जो आर्मी का बहुत बड़ा अटैक था उसको ब्लंट किया। तीसरे में फिर आप आ जाए एयर डिफेंस के उसमें, 7 सितंबर को MM आलम ने एक सॉर्टी में 1 मिनट के अंदर उनके 5 जहाज गिरा दिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहा जाता है ना। जी जी। और आज तक है वो नहीं कोई टूटेगा। फिर आपने मतलब पहली मिसाइल की दुनिया में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचीव की। तो इस टाइप के बहुत ज्यादा ऐसी वो थे ऑनर्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अल्लाह के फजल से हमारे हिस्से में आए। अच्छा, उसका इम्पैक्ट फिर ये हुआ 65 वॉर, वो तो जो जिस तरह लड़ी गई ताशकंद डिक्लेरेशन पे मुआहिदा हो गया, दोस्ती होगी, लेकिन उसके बाद दुनिया के बेशुमार अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने पाकिस्तान एयरफोर्स से कहा हमारी एयरफोर्स आप बना दे। हमने कई अरब कंट्रीज की एयरफोर्सेज बनाई। रज़ा खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक परसेप्शन ये भी है कि अयूब खान साहब जो थे वो शुरू में आमादा नहीं थे, अगर इस सारे इनिशिएटिव की हम बात कर लें, लेकिन जनरल अख्तर मलिक और जो भुट्टो साहब थे उनकी राय और थी और बाद में उन्होंने कन्विंस किया था अयूब खान साहब को। तो इस पर आप क्या बता सकते हैं, ये सही एनालिसिस है? देखिए, पहले मैं ज़रा सियालकोट की लड़ाई में जो 2 अहम वाक़यात हुए हैं उसका जिक्र करना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये है कि खेमकरन के सेक्टर पे जब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई तो इंडियन आर्म फोर्सेस इतनी भोगला गई हैं कि इंडियन आर्मी चीफ ने हुक्म दे दिया था कि अमृतसर को छोड़ के, इंडियन पंजाब को छोड़ के और ब्यास के ईस्ट के ऊपर वो डिप्लॉय हो जाए और साथ साथ वहाँ पे ये यानी एक वाघा बॉर्डर के बिल्कुल करीब उन्होंने एक पाकिस्तानी डबल डेकर लाल रंग के, जो लंदन में आप देखते हैं ना उस तरह की एक बस के ऊपर कब्जा कर लिया था। और उसको एविडेंस के तौर पे दुनिया को दिखा रहे थे कि हम लाहौर पहुंचने वाले हैं और शाम तक हम वहाँ पे जिमखाना में जो है वो डिनर करेंगे और खुशियां मनाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि वो ये सोच रहे थे कि पूरे इंडियन पंजाब को और कश्मीर को छोड़ दे, लेकिन फिर सीज फायर हो गया। अच्छा, जहां तक आपने इसकी प्लानिंग की बात की तो मेरे ख्याल में देखिए इतनी यूनाइटेड जो है वो पाकिस्तान, उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम और अफवाज थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और हर चीज को उन्होंने मेरे ख्याल में अच्छी तरह प्लान करके, डिस्कस करके उसके ऊपर उन्होंने अमल किया और इसलिए हमें जो है ये कामयाबी मिली। आबिद राव साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, स्ट्रैटेजी की बात हो रही थी कि पहले जिस तरह से आपको मालूम होगा कि भुट्टो साहब जो थे वो एडवोकेट थे इसके, और आपको लगता है कि डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने ट्रांसलेट किया था इस विक्ट्री को आगे जाके? ताशकंद डिक्लेरेशन पे बड़ी डिबेट होती है कि उस पर जाके पाकिस्तान ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए जब बाहर गए अयूब खान साहब ताशकंद। तो आपको लगता है कि ताशकंद डिक्लेरेशन जो थी उससे ट्रांसलेट हो गई थी ये वॉर की सारी विक्ट्रीज पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फॉर्म के अंदर भी, या वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े थे? मैं ज़ाती तौर पे तो मेरा अपना एनालिसिस ये है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ था। वो भुट्टो साहब ने एक स्लोगन यूज किया अयूब खान की पोजीशन को वीक करने के, और वो भुट्टो साहब ने अपनी डेथ तक कभी डिक्लेयर नहीं किया कि वो क्या राज है जी जो ताशकंद डिक्लेरेशन का वो अपने दिल में लिए फिर रहे हैं। पाकिस्तान का जो दिफा है उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया तो गलत नहीं होगा। इस पर मजीद बात भी करेंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आबिद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से MM आलम साहब की आपने बात की और जो दीगर जंगें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई हैं उसमें ऐसे और भी फिगर सामने आते हैं, जिस तरह कर्नल शेर खान शहीद की अगर हम बात करें या फिर शब्बीर शरीफ शहीद की बात करें, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के जो लार्जर देन लाइफ फिगर्स होते हैं ये कितना मोटिवेट करते हैं फोर्सेस को, मोराल बुलंद करते हैं उनका? देखिए, ये बहुत अहम है कि हमारी हर फोर्स के पास ऐसे हीरोज होने चाहिए जो बाकियों के लिए एक तकलीफ निकालें। कर्नल शेर खान की बहादुरी के किस्से आप हिंदुस्तानी आर्मी से सुने तो आपको फख्र होगा कि हमारे जवान सपूत
बहादुर बेटे ऐसे हैं जिनकी दुश्मन भी जो है ना बात बड़े इज्जत और एहतराम से करता है। आलम साहब की जहाँ तक बात है, उन जैसा तो बेटा मेरा ख्याल किसी माँ ने नहीं जाना होगा जिसने इतनी एक्सीलेंस प्योर अपने एफर्ट पे, और साथ उनका बिलीफ बड़ा पक्का था अपने आप में, अपने मुल्क में, अपने वो बाद में तो बड़े वो मजहबी तौर पे वो हो गए थे एक साइड पे, और उन्होंने अफगानिस्तान में भी जाके जिहाद में हिस्सा लिया। तो वो ये लोग इतने डाई हार्ड थे कि इनके पास सिवाय पाकिस्तान की इज्जत को महफूज करने के इनका और कोई ना मोटिव था, ना कोई और वजह थी जिसपे उन्होंने इसको कभी नौकरी के तौर पे नहीं लिया। बिल्कुल। तो आप ये देख लीजिए, मतलब ये 65 वॉर का असर था कि 71 में राशिद मिन्हास जिसकी 6 महीने टोटल सर्विस थी जी, वो भी इस जज्बे से इतना भरपूर उसने बिहेव किया कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने दुश्मन को सुरखरू नहीं होने दिया। उसने अपना जहाज क्रैश कर दिया कि वो कोई ऐसी चीज जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान की इज्जत में कोई हर्फ आए, कोई ऑनर में कमी आए, वो नहीं होने दिया। तो ये इन्हीं मोटिवेशनल फिगर्स की वजह से ये जज्बे कायम रहते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी तीनों सर्विसेज अपने इन हीरोज की कदर करती हैं। बिल्कुल, और ऐसे हीरोज हैं टू लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन आबिद साहब, अगर पॉपुलर सपोर्ट के फैक्टर की बात करें तो जो आवाम की सपोर्ट थी, मैसिव सपोर्ट थी 65 में फोर्सेस के साथ, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि चैरिटी ड्राइव्स हो रही थी और लोग आगे बढ़ के फ़ंड भी दे रहे थे ताकि किसी किस्म की जो राशनिंग है या और चीज़ें हैं उसकी सप्लाई जो है वो कम ना पड़ जाए फोर्सेस के लिए। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि आवाम ऐसे मौक़ों पर जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे दुश्मन हमला आवर हो वो सपोर्ट शो करे और फोर्सेस ड्रॉ करें उनसे कॉन्फिडेंस। देखिए मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए 65 वॉर हमने लड़ी एज ए नेशन, आपकी सारी आवाम हुकूमत के पीछे खड़ी थी। बिल्कुल। और उस वक्त उन्होंने कहा जंग हो रही है, हुकूमत को पूरा सपोर्ट करें। फॉरेन ऑफिस को फुल्ली इन्वॉल्व किया गया था। भुट्टो साहब ने कितने मुल्कों के दौरे किए, और उसी वजह से जकार्ता में इंडियन एम्बेसी को आग लगा दी गई। सरकारों ने एक वाहिद उनके पास सबमरीन थी, वो पाकिस्तान नेवी को दे दी, और उस सबमरीन का ऐसी दहशत थी कि इंडियन नेवी अपने डॉक्स में से नहीं निकल सकी। बहुत से अरब कंट्रीज ने अपने खजाने खोल दिए कि पाकिस्तान को जो चाहिए, असला चाहिए, पैसा चाहिए, वो आप ले जाएं। तो ये हमारे फॉरेन ऑफिस की भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। 71 वॉर में अवाम साथ रही थी गवर्नमेंट के। 71 वॉर में आपके पास पब्लिक सपोर्ट के अलावा फॉरेन सपोर्ट नहीं थी। सही। आपको बड़े करीबी दोस्तों ने आपको मशवरा दिया कि आप जंग ना करें, आप बातचीत करें, लेकिन उस वक्त वो नाशनासी ऐसी थी सियासी तौर पे कि वो नहीं हो सका। कारगिल वॉज अनदर डिजास्टर, अगर आप उस लेवल पे देखें, नेशनल डिजास्टर था कारगिल। अच्छा। और इसके नुकसान आप बहुत हैं। इंडिविजुअली यस, हमारी आर्मी के लोग बहुत बहादुरी से लड़े, और ये मलिक जान और कर्नल शेर खान जैसी बेताशा मिसालें हैं, लेकिन ये बेमकसद जंग थी, इससे कुछ ना हासिल हुआ ना होना था। तो ये मिसाल सबसे बड़ी यही है कि जो जंग लड़ी जाए अवाम की सपोर्ट के साथ, बिल्कुल, उसमें आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज्यादा, उसके रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर रीकैप करें 65 की वॉर का, तो उसके जो बड़े इवेंट्स थे या फिर उससे जो पाकिस्तान की स्टेट ने एक ये चीज़ सब्सटेंशिएट की कि बेशक दुश्मन बड़ा है और हम आउट नंबर्ड हैं, लेकिन फिर भी दिफा कर सकते हैं अपना, तो क्या लगता है आपको कि हमारी हिस्ट्री में इस इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और आज के दिन के लिए क्या रेलेवेंस है इसकी? मैं समझता हूँ कि 65 एक बड़ा ही इवेंट था, और क्यों जरूरी था कि वो जंग हो। 62 में चाइना और इंडिया के दरमियान एक लड़ाई थी, साइनो इंडियन वॉर। मेरे ख्याल में हमने एक चांस मिस किया था, और मेरे ख्याल में फिर सोच की कि अगर हम कश्मीर को लेने के लिए अभी वक्त न इस्तेमाल करें और ये न करें, तो मेरे ख्याल में हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उस वक्त ये सोचा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमी का डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, और वो सही सोच थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वॉर के लिए, जंग के लिए तैयारी नहीं की गई। हम कश्मीरियों को आज़ादी दिलाना चाहते थे,
लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पर हमने कोई काम नहीं किया। अच्छा। जैसे इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में बाद में किया, वो काफी आपने वहाँ के जो उनकी जो आबादी है उनको आपने कन्विंस करना था और उनको शामिल करवाना था। सही। तो ये एक चीज थी कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। लेकिन दूसरी तरह जब इंडिया ने सोचा कि वो रिटेलिएट करे और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया और उसने सोचा कि लाहौर को लिया जाए और सियालकोट को, तो मेरे ख्याल में उनको इसके अंदर जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी। ठीक है महमूद साहब, जो अमेरिकन फैक्टर था वो कितना इम्पोर्टेंट था? क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं सीटो सेंटो पाकिस्तान ने साइन कर लिया था और पाकिस्तान एक एलाइड मुल्क के तौर पे बिहेव कर रहा था इंटरनेशनली, लेकिन जैसे ही जिस तरह आपने जिक्र किया है इंडो चाइना वॉर का, तो उसके बाद अमेरिकन सपोर्ट इंडिया को मिलना शुरू हो गई, हमारी एड बंद हो गई, एहतजाज शुरू हो गए। तो आपको लगता है कि ये जो शिफ्ट अमेरिकन पॉलिसी में आई उससे भी पाकिस्तान ने इनसिक्योरिटी फील की? जी बिल्कुल, एक तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद कभी नहीं की। सही। और खासकर जब वो कंपेयर करते हैं, अभी भी ये पोजीशन है इंडिया और पाकिस्तान को, तो वो इंडिया को फेवर करते हैं। तो इसलिए हम जितने भी बात करें इंटरनेशनल उसमें या अमेरिकन की, तो वो इंडिया को फेवर करता है, पाकिस्तान को फेवर नहीं करता। लेकिन उसके साथ ही वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान की एक मजबूत जोग्राफियाई हैसियत है। सही। महमूद शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यही बात हम कर रहे हैं कि आज के दौर में सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, तो आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान ने भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री की हैसियत हासिल की है न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से, तो डेटरेंस जो होती है उसके बाद से 1965 की तरह की जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, इसके इम्कान ख़त्म हो जाते हैं? एग्री करते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है इसको मेंटेन करना होगा। अच्छा। क्योंकि जो न्यूक्लियर डेटरेंस है इसके नीचे भी आपको एक मिलिट्री कुव्वत चाहिए ताकि आप डेटर कर सके कन्वेंशनल वॉर को। ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है बाई इटसेल्फ जो है ये आपको गारंटी नहीं करता कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। आबिद राउत साहब, यही सवाल आपसे कि आपको लगता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर का जो अब इम्कान है वो कम हो चुका है, क्योंकि जब से डेटरेंट पाकिस्तान को मिला है तो जो न्यूक्लियर बैलेंस है वो क्रिएट हो गया खित्ते के अंदर? या आपको लगता है कि अब भी ये इनसिक्योरिटी बरकरार है कि किसी भी वक्त जो है वो एडवांसमेंट की सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है, खुदा ना खास्ता? मैं अर्ज कर रहा था कि न्यूक्लियर डेटरेंस के बावजूद आपको कन्वेंशनल फोर्सेस जो है वो एक खास लेवल तक रखने होंगे। अच्छा। और मेरे ख्याल में जो मौजूदा लेवल है ये मालूम है, ये काफी है। अच्छा। और मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ इसमें मॉडर्नाइजेशन आती है और वो जारी रहेगी। हमें और कई प्रॉब्लम्स है हमारे मुल्क को, खासकर इकोनॉमी को मुल्क को मजबूत करना है, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, वो इश्यूज है। डिफेंस के जनरली मेरे ख्याल में हम बेहतर पोजीशन में हैं। सही। महमूद साहब, लेकिन ये जो डिबेट है कि आर्टिकल 370 करने के बाद से इंडिया ने तो LOC को भी इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो ये डेडलॉक जो बरकरार है, क्योंकि जब भी जिस तरह रिसेंटली अब भी बात हो रही है कि हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि कश्मीर का मसला जो है वो अब भी वहीं का वहीं मौजूद है, तो कैसे इस आइस को मेल्ट करें और क्या करें कि ये डेडलॉक जो है ये ख़त्म हो? दरअसल एक बहुत बड़ी चेंज इंडिया के अंदर आ रही है जिसको वो RSS की सूरत में वो जो हिंदू डोमिनेशन है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। मेरे ख्याल में जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं जिनकी आबादी तकरीबन इतनी है जितनी पाकिस्तान की मुसलमानों की आबादी है, इसी तरीके से वो इस रीजन में या एशिया उसमें बांग्लादेश के लिए भी एक थ्रेट है उनकी आवाज के लिए।
चारों तरफ तो वो तमाम वो जो चेंजेस है जो इंडिया के अंदर आ रही है, सिर्फ कश्मीर इशू नहीं है। जी आबिद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आर्ग्यूमेंट होता है कि ट्रेड जो है वो हिंदुस्तान से नहीं हो सकती क्योंकि कश्मीर का इशू जो है वो वहीं का वहीं स्टैंड करता है, लेकिन चाइना इंडिया का भी मिसाल हमारे सामने है कि लद्दाख में अब भी स्कर्मिशेस होते हैं, वहाँ पर भी फायरिंग हो जाती है, दीगर चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बहुत है चाइना और इंडिया का। तो हमें क्या ऐसी पॉलिसी परसू करनी चाहिए कि हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो मुख्तलिफ हो और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बरकरार रहे साथ साथ? अच्छा जी, इसकी और बहुत मिसालें हैं। चाइना और अमेरिका को ले लीजिए, मतलब एक दूसरे की तरफ इनकी फौजें तैयार करी हैं। ताइवान पे जंग के लिए वो जिसे कहते हैं अलाइनमेंट्स हो रही हैं, फौजें बहुत सारी पहुंच गई हैं, शो ऑफ फोर्स, ड्रामेबाजी सब चल रहा है। लेकिन साउथ चाइना सी के ऊपर बड़ा मसला चलता है, उसके बावजूद चाइना का सबसे बड़ा लोन दुनिया में वो अमेरिका पे है, और अमेरिका लोन लेते हुए और उसको अदा करते हुए बिल्कुल नहीं कोई बात करता। ये देखिए, लीडरशिप में फैसला करना होता है, ये विजन देनी होती है कि जी हमने अपने, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपने अपना डिस्प्यूट किस तरह रिजॉल्व करना है। कश्मीर का सिर्फ जंग से करना है, डिप्लोमेटिक करना है, या कोई और तरीका, वहाँ की आज़ादी की मूवमेंट को आपने हेल्प करना है, नहीं करना है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है या अनडिक्लेयर्ड आप करेंगे। जैसे इंडिया ने 71 में डिक्लेयर करके ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेरेंस की थी। तो आपको अपना केस दुनिया के सामने लड़ना होता है और उसको जायज करें। हम उस लेवल पे फेल हुए हैं। कश्मीर को 2001 के बाद से जो आज़ादी की मूवमेंट थी उसको इंडिया ने बड़ी सक्सेसफुली एक टेररिस्ट मूवमेंट बना दी है और उसमें पाकिस्तान को भी मुलविस कर दिया है। तो आपके फॉरेन ऑफिस की ये कमजोरी है, हमारी लीडरशिप में ये, मतलब एक आम पाकिस्तानी को नहीं पता कश्मीर की कीमत क्या है, अहमियत क्या है और कौन की पॉलिसी क्या है उसको हासिल करने के लिए। चाइना ने आपको सन 71 में कहा था कि जी पहले आप अपने आप को स्ट्रांग करें, आप कश्मीर को भी बैक बर्नर पर डालें। लेकिन हमारे यहाँ वो कुछ मजहबी एलिमेंट्स थे, कुछ और गैर सियासी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को हौश रखने के लिए उस पर अमल किया। पाकिस्तान का इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होना कश्मीरी मुसलमानों के लिए और इंडिया के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। हमने कश्मीर से ज्यादा फलस्तीन पे वो दी है, हमने वहाँ अलाइनमेंट ज्यादा की है। तो अब एक वो दुश्मन जिसने डायरेक्टली आपको अटैक नहीं किया, जिसको आपने अटैक नहीं किया, आप एक हालत जंग में इजराइल के साथ, उसका मौका लगता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। हमने कोई उन नुकसान को कम करने के एफर्ट नहीं किया। तो यहाँ सब लीडर्स पे ये इल्जाम लगे कि इन्होंने इजराइल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारे प्रिंट मीडिया ने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, हमारे और इतने फोरम्स हैं, उन्होंने कभी डिबेट नहीं किया कि शुड पाकिस्तान हैव गुड रिलेशंस विद इजराइल या बैड, इफ बैड व्हाई, और इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो एक जनरेशन जो थी पार्टीशन के टाइम पे जो अलहदा हुए थे, वो जनरेशन अब दोनों साइड पे खत्म हो गई है। जी जी। उनमें कुछ थे जज्बात के चलो दोस्ती भी कर लो, जंग भी कर लो। उनमें बहुत से लोग, जैसे वाजपेयी रिसेंट टाइम्स के थे, उन्होंने कारगिल के बावजूद पाकिस्तान से दोस्ती की, एंड ही वाज जेन्युइनली इन फेवर ऑफ पीस। अब इस सब मतलब क्रक्स आपकी बात का ये है कि जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं ये भी पीस नहीं चाहते यहाँ पे। देखिए, कंजर्वेटिव की बात नहीं है, आप एक आम आदमी का या उसको जो है ना गाइड करने की बात होती है। बिकॉज ये जो होती है फॉरेन पॉलिसी, ये आम आदमी के डिबेट की चीज नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स के डिबेट की बात है। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने कामों में, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे डिफेंस के हों, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के हों, वो तय करें कि जी मुल्क आपने किस डायरेक्शन में, हिंदुस्तान से हॉस्टिलिटी की रेंजेस क्या हैं, कहाँ तक आपने जाना है। 2002 में जब हमारी फौजें डिप्लॉय हुई थी तो इंडियन ने खुद की थी और खुद ही उन्होंने 10 महीने डिप्लॉय करके वापस ले गए। उनके जनरल्स बहुत नाराज। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि आवाम को भी कन्विंस करना पड़ेगा। महमूद शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल क्या रहा डिस्प्यूट सेटलिंग के अंदर? जो UN रेजोल्यूशन है 1948 की, आपको लगता है कि कभी मटीरियलाइज हो चुकी है वो अब तक, या फिर हमने जो कंडीशंस दी थी दोनों कंट्रीज़ ने वो मीट नहीं की? डीमिलिटराइजेशन की बात थी उसके अंदर, तो किसको ब्लेम दें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है वो इतना मिनिमल क्यों रहा इसमें? दरअसल इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए
वो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। और कहना है जो इंडिया की जो मार्केट है, जो बहुत वसी मार्केट है, वहाँ से पैसे कमाने के बहुत चांसेस होते हैं। इस लालच में इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भारत के साथ, इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को प्रेफरेंस देती है। सही। और किसी मुल्क का जो वेट होता है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के होता है। पाकिस्तान सोचा में कई जरूरतें पूरा करना चाहते हैं। हालात में मीडिया को अपने सरकार के लिए मदद मांगना या उनका देना वो लाना, मैं ख्याल में किसी भी जगह के ऊपर है। अब वो आजकल उसकी पता चलता है। इकॉनमी बहुत बड़ा फैक्टर है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने ठीक कहा। आबिद राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी के लिए आवाम को कन्विंस करना पड़ता है, तो वो होता है प्रोपेगेंडा फ्रंट के ऊपर। और हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसकी अगर हम बात कर लें तो जितने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप कश्मीर की जो मूवमेंट है उसका नाम लिख दें तो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं आपके। तो ये प्रोपेगेंडा फ्रंट के ऊपर जो एडवांसमेंट है हिंदुस्तान की, इसको कौन डिटर करेगा, कौन इसका मुकाबला करेगा? देखिए, प्रोपेगेंडा इज पार्ट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स पे डोमेस्टिक लेवल पे भी अवाम को गुमराह कर सकती है, लेकिन फॉरेन उस पे ये गुमराह करना इज पार्ट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। आप शायद पैदा ना हुए हों, अर्ली 60s में आकाशवाणी होता था उनका, टीवी तो था नहीं, दूरदर्शन बहुत बाद में आया। आकाशवाणी पे इतने झूठे क्लेम्स करते थे, लेकिन रेडियो पाकिस्तान उसका बहुत अच्छा मुकाबला करता था। जी जी। अशफाक अहमद साहब तलकीन शाह के नाम से करते थे, फिर वो और कई प्रोग्राम्स थे जो मुझे याद है बचपन में। वो इतना इफेक्टिव जवाब था उनका उस प्रोपेगेंडे का। अब उनकी जो मीडिया बहुत तरक्की कर गया है, उसके मतलब चैनल्स 250 से ज्यादा हैं, और उस पर जब वो रट लगाते हैं तो एक आम आदमी जो है ना वो इग्नोरेंट होता है। वो जो सिटीजन है एक मुल्क का, वो जो सुनता है अपने डोमेस्टिक, उस पर वो उसको बिलीव करता है। और ये तो गोएबल जो हिटलर का था, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का, वो कहता था इस झूठ को इतना बार बार बोलो रिपीटेडली कि वो फिर थोड़ी देर में खुद सच लगेगा और बोलने वाला भी शायद समझ जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो प्रोपेगेंडा जो है ना, ये बुरी चीज नहीं है, खास तौर पे व्हेन यू यूज इट एज अ टूल फॉर योर ओन पॉलिसी प्रोपेगेशन। सही। तो मतलब फॉरेन पॉलिसी प्रोपेगेशन के लिए आवाम को कन्विंस करना पड़ेगा। महमूद शाह साहब और आबिद राव साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।